So today's topic, this is lecture number 6 of this unit number 2. Today's topic is maximization in transportation problem. ठीक है, तो टिल नाउ वी हैव कवर्ड, हमने जितनी भी प्रॉब्लम देखी दैट प्रॉब्लम बिलोंग्स टू मिनिमाइजेशन. तो हम लोग हर प्रॉब्लम में हम क्या निकालते थे? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते थे. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इफ इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग विद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उसकी कोशिश क्या रहेगी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने की. बट मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये है कि इफ सी, अभी तक जो भी न्यूमेरिकल हमने करे उसमें जो मैट्रिक्स जो दे रखी थी, दैट मैट्रिक्स वाज अ कॉस्ट मैट्रिक्स. तो जो भी कॉस्ट है वो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस करना चाहेगी, मिनिमाइज करना चाहिए थी. तो बाई डिफॉल्ट हमने अभी तक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम करी. ठीक है, टुडे वी विल सी अ वन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या होगा? ये जो मैट्रिक्स जो दे रखी होगी वो कॉस्ट मैट्रिक्स ना देके प्रॉफिट मैट्रिक्स दे रखी है. ठीक है, प्रॉफिट मैट्रिक्स आपको गिवन होगी तो ऑब्वियस ही बात है कंपनी क्या करेगी? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगी, इंक्रीज करने की कोशिश करेगी. ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हम एलपीपी में दो केस होते थे आपके, मैक्सिमाइजेशन का केस भी होता था और मिनिमाइजेशन का केस भी होता था. मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते थे? मैक्सिमाइजेशन ऑफ लेट अस से 3x1 प्लस 4x2 इस तरीके से करते थे. ऐसे ही मिनिमाइजेशन में करते थे 4x1 प्लस 10x2 एक्सेट्रा. तो देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अभी तक हमने मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम करी थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को करने की कोशिश कर रहे थे. बट इन दिस वी विल सी वन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. ठीक है, तो हाउ टू डील विद मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम? दैट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम फर्स्ट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, अ कंपनी हैज 3 फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट. तो कोई एक प्रोडक्ट है, लेट अस से ए प्रोडक्ट है, कोई कंपनी प्रोडक्ट ए बना रही है एंड 5 सेल एजेंसी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिमांड के हिसाब से इट इज हैविंग 5 सेल्स एजेंसी. मतलब ऐसे समझ लो कोई राजस्थान में है, कोई कर्नाटक में है, कोई यूपी में है. इस तरीके से 5 सेल्स एजेंसीज हैं. प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, अब कंपनी के 3 प्लांट हैं, तीनों ही प्लांट में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी डिफर कर रही है. एक प्लांट में 18 रुपए का खर्चा आ रहा है, दूसरे प्लांट में 20 रुपए का और तीसरे प्लांट में 16 रुपीज का खर्चा आ रहा है. द शिपिंग कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच एजेंसी इज नोन. तो शिपिंग कॉस्ट दे रखी है हमें यहाँ पर. दिस इन दिस मैट्रिक्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गिवन. ठीक है, अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट क्या होता है? दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट. अगर हम इस न्यूमेरिकल की बात करें तो एक एक्स्ट्रा खर्च क्या करना पड़ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक एडिशनली हमें खर्च करना पड़ रहा है. तो लेट अस मेक अ मैट्रिक्स फैक्ट्री 1 2 3, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, देर इज अब कॉस्ट मैट्रिक्स को हमें प्रॉफिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. तो लेट अस से इफ आई सी विद रिस्पेक्ट टू दिस सेल, विद रिस्पेक्ट टू सेल, दिस सेल एजेंसी की हो गई 1 2 3 4 5 सेल एजेंसीज एंड फैक्ट्रीज हो गई F1 F2 एंड F3. ठीक है, तो इस सेल के रिस्पेक्ट में हमारा प्रॉफिट कितना होगा? दिस सेल बिलोंग्स टू फैक्ट्री नंबर 1 एंड एजेंसी नंबर 1. तो फैक्ट्री नंबर 1 में हमारी सेलिंग प्राइस कितना है? 35 माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 18 माइनस 18 और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1 to 1 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी दे रखी है? 2. तो इट विल बी 18 प्लस 2 20, 35 माइनस 20 इट विल बी 15. तो ये 15 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. ठीक है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं फैक्ट्री 1 से एजेंसी नंबर 1 में, तो ये 15 जो है वो प्रॉफिट आ गया. इसी तरीके से सेल नंबर 2 का कितना होगा? सेल नंबर 2 1 इस लोकेशन की अगर हम बात करें, देन प्रॉफिट विल बी इक्वल टू एजेंसी में सेल नंबर एजेंसी नंबर 1 में 35 का प्रोडक्ट बिक रहा है वो. प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? सेल नंबर फैक्ट्री नंबर 2 में प्रोडक्शन कॉस्ट है 20
और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है 10, 20 - 10 इट विल बी 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेल नंबर 1 2, अगर हम इस सेल का प्रॉफिट अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा बताओ जरा मुझे, रिप्लाई करो कितना होगा। देखो सेल नंबर 2 में थर्टी कितने का माल हमारा बिक रहा है एजेंसी नंबर 2 में, 37। 37। माइनस में क्या करूं, प्रोडक्शन कॉस्ट किसकी, प्रोडक्शन कॉस्ट फैक्ट्री 1 में 18। है, -18। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है इस मैट्रिक्स में देख के बताओ, दो। 2। 18 - 2 इट विल बी 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 17। ठीक है, तो सो ऑन वी विल कंप्लीट, वी विल मेक अ प्रॉफिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आ गया 15, 5, 17, ये मैंने करके दिखा दिया। इसी तरीके से फैक्ट्री नंबर 1 की बात करोगे तो ये 18 रुपए का खर्चा हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने में, तो 18 से माइनस कर दिया और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से माइनस कर दिया। अगर हम सेल एजेंसी की बात करें तो सेल एजेंसी नंबर 3 में 36 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, तो 36 माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो इसी तरीके से हमने पूरी मैट्रिक्स को फिल कर दिया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस जो हमें मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, हमें क्या करना था कि फाइंड द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल मोस्ट प्रॉफिटेबल टू द कंपनी। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि हम ऐसा शेड्यूल हमें बना के दो, ऐसा दिमाग लगा के बताओ हमें, ऑपरेशन रिसर्च लगा के कि हमें इस तरीके से हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है कि कंपनी को मैक्सिमम फायदा हो जाए। अभी तक हम किस पे काम कर रहे थे, मिनिमाइजेशन। अभी तक हम केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे वर्क कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी वर्क किया और सेलिंग प्राइस पे भी वर्क किया। ठीक है, तो हमें हमने एक तरीके से ये जो मैट्रिक्स जो बनाई, दिस मैट्रिक्स बिलोंग्स टू अ प्रॉफिट मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। नाउ it was given that there was capacity of the factory 1 2 3 was 140, 190 and 115। कैपेसिटी इतनी हो गई। डिमांड इन ईच ऑफ द सेल एजेंसी was 74, 94, 69, 39 एंड 119। 74, 94, 69, 39, 119। नॉट टोटल कैपेसिटी कितनी है, अगर हम तीनों प्लांट की बात करें तो हम समेशन कर देंगे 140 प्लस 190 प्लस 115 इट विल बी 445। यानी सप्लाई हमारे पास कितनी है, तीनों फैक्ट्री मिलके हमारा प्रोडक्ट जो है 445 का बना रही है। बट डिमांड कितनी है, अगर हम चारों एजेंसीज की बात करें, माल हमारा बिक कितना रहा है, डिमांड कितनी है, डिमांड इज इक्वल टू 395। ठीक है, तो सरप्लस क्वांटिटी कितनी है, सरप्लस कैपेसिटी कितनी है, यानी 50 आइटम एक्स्ट्रा बना रही है कंपनी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिस इट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये हो गई हमारी अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हाउ टू डील विथ अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कैसे करेंगे, क्या मैं रो ऐड करूं या कॉलम ऐड करूं, बताओ आकाश अश्विनी, रो ऐड करूं या कॉलम ऐड करूं। तो किसी भी न्यूमेरिकल कॉल। कॉलम ऐड करें। हाँ जी सर। हाँ, कॉलम ऐड कर देंगे तो हम क्या करेंगे, एक डमी स्टोर बना देंगे या डमी सेल एजेंसी बना देंगे, जिसमें जो भी सरप्लस क्वांटिटी हमारी 50 का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको हम सप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वी विल ऐड अ कॉलम। तो उस जो 50 का जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है उससे प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है कंपनी को। ठीक है, वी टेक अप द एक्सेस कैपेसिटी ऑफ 50 यूनिट, द एसोसिएटेड विद यूनिट प्रॉफिट इज 0। तो प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, तो जो हम डमी सेल जो बनाएंगे उसमें प्रॉफिट कितना दिखा देंगे, 0। तो लेट अस ऐड अ डमी सेल। डमी हमने कॉलम ऐड कर दिया, कॉलम नंबर 6, इन विच एसोसिएटेड प्रॉफिट इज 0। नाउ दिस इज कॉल्ड बैलेंस मैट्रिक्स। अच्छा, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप जो है क्वेश्चन को बैलेंस करो। अगर बैलेंस नहीं, सबसे पहला काम यही है कि आप डिमांड और सप्लाई में देखो कि कुछ एक्सेस तो नहीं है, डिमांड एक्सेस है या सप्लाई एक्सेस है। अगर आपने अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू कर दिया एग्जाम में, तो यू विल गेट 0, कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेंगे। और कुछ ना कुछ आप बीच में इटरेशन में भी फंस जाओगे और आपका सारा का सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम जो है हमें
बैलेंस करना है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। तो लेट अस सॉल्व दिस। ठीक है, दिस अगेन दिस मैट्रिक्स बिलोंग्स टू द प्रॉफिट मैट्रिक्स। नाउ मुझे इसे कन्वर्ट कर रहा है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में। तो देयर आर टू मेथड। पहला मेथड है कि मैं पूरी के पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दूं -1 से। दूसरा मेथड है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट में से माइनस कर दूं। ठीक, ईच सेल इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैक्सिमम प्रॉफिट। तो दो मेथड है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो देर आर टू मेथड। तो ये मेथड अगर हम लगाएंगे मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में, सी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द मिनिमाइजेशन मॉडल। तो हम जो ट्रांसपोर्टेशन में जो जो भी हम मेथड पढ़ते हैं, वेदर वी डील विद वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड मोदी मेथड, तो दोनों ही मेथड डील करते हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम पे। जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो बना है एप्लीकेबल फॉर मिनिमाइजेशन ओनली। तो ये जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम पे। ये जरूरी है। तो उसके दो मेथड है। -1 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -15 हो जाएगा, -70, -12, -11, माइनस, ये सब माइनस, सब में माइनस माइनस आ जाएगा। जो माइनस के आने से कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी और मतलब यू विल नॉट फील इजी। तो सेकंड मेथड जो होता है, हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर सेल में कितना है, 20 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो वी विल सब्सट्रैक्ट ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम 20। तो यहाँ पर हम कर देंगे 20 - 15, 20 - 17, 20 - 12, 20 - 11, 20 - 11, 20 - 0, 20 - 0 is equal to 20, 20 - 5, 20 - 9, 20 - 7, 20 - 15, 20 - 7, 20 - 0, 20 - 14, 20 - 15, 20 - 16, 20 - 20, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, 20 - 10 एंड 20 - 0। तो ईच एंड एवरी सेल इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मैक्सिमम प्रॉफिट सेल। तो यू विल गेट दिस। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने किया 20 - 15 किया, कॉस्ट आ गई हमारी 5, 20 - 17 किया 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। नो, अब जो है हमने इस प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वी विल अप्लाई वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड देन वी विल अप्लाई द मोदी मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1, वी विल अप्लाई इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वी विल कैलकुलेट पेनल्टी विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी रो एंड कॉलम। तो टेल मी, इन द रो नंबर 1 which one is penalty, how much penalty is there, 2, minimum elements are 3 and 5. In the row number 2 minimum 2 elements are 5 and 11, चेक करते रहना आप लोग। ठीक है, minimum 2 elements are 4 and 0. In the column number 1 minimum 2 elements are 5 and 6, तो difference between 5 सर and 6 5 is एंड 11, 5 एंड 11 का डिफरेंस छः 5, आएगा सर। 5 and 11 में 6 से 5 गए 6। 6 and 5। अच्छा 5 मैंने 13 और, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। रोड नंबर 2 की बात कर रहे हो ना। यस सर। यस सर। तो रोड नंबर 2 में 5 और 11 का डिफरेंस हो गया 6। ठीक है, ना कॉलम नंबर 2 में 3 एंड 5 का डिफरेंस हो गया 5 - 3 इज इक्वल टू 2 2। 4 आएगा सर। यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे 5 बताओ। 5, 5 ठीक है, और फिर 4, फिर 4 और एक यहाँ आएगा, एक आएगा सर। 9 10 पे छोटा छोटा 1। कहाँ, यहाँ तो 0 हो जाएगा ना। नहीं सर, इससे पहले वाले में थोड़ा 4 गलत बताया था मैंने। अच्छा, तुमने 4 गलत बता दिया। हाँ जी सर, वो मैंने देयर 13 इज में अ डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 10। ठीक है, 9 एंड 10। तो ये हो जाएगा 1। Now maximum penalty is 6. तो 6 के रिस्पेक्ट में we will select row number 2 and in the row number 2 minimum element is 5। तो 5 को हम कितना allocate कर दें, 39। So among the demand and supply which one is minimum we will allocate to particular cell। 39, it means column number 4 is strike out। 190 minus 39 कितना हुआ, 1 159। 151। ठीक है, अगेन कैलकुलेट द पेनल्टी। 3 and 5 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 2 आ जाएगा ना।
यहाँ हो जाएगा मिनिमम टू एलिमेंट्स आर 11 एंड 13, इट विल बी 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 और 4, ये हो जाएगा 1। तो कॉलम में कुछ भी चेंज हुआ नहीं, तो कॉलम को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 1 2 4, फिर से नो नीड टू कैलकुलेट, वही रहेगी। नाउ again see how much is maximum penalty. This 4 is the maximum penalty, and with respect to 4, in the column number 3 minimum element is 4, तो 4 के रिस्पेक्ट में how much we can allocate 69। column number 3 is strike out 15 minus 16 and कितना हो जाएगा 46 46 46। वेरी गुड। नाउ अगेन कैलकुलेट द पेनल्टी। सी 4-5 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए इस तरीके से, यू विल सी 5 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में 5 से लेकर 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे नहीं, बट यू रिक्वायर्ड सम प्रैक्टिस। अब 5 माइनस 3 विल बी 2, 15 माइनस नहीं सॉरी 11 माइनस 11 माइनस डिफरेंस 13 2 2, यहाँ पर कितना हो गया 5 एंड 6, इट विल रिमेन 1। ठीक है, तो कॉलम नंबर 2 चला गया, 3 चला गया, कॉलम नंबर 4 चला गया। नाउ इट विल रिमेन सेम 1 2 1 0। अब क्या करें, अब यहाँ पर टाई हो गया, 2 और 2 में टाई हो गया, और यहाँ भी 2 में टाई हो गया। मैक्सिमम पेनल्टी इज 2। तो लेट अस से इफ आई सेलेक्ट दिस, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मिनिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा 3। अगर मैं इस वाले दो को सेलेक्ट करता हूँ तो भी मिनिमम एलिमेंट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले दो को सेलेक्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा मिनिमम एलिमेंट, इट विल बी 11। तो इसको तो मुझे सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, मुझे या तो इसको सेलेक्ट करना है या इसको सेलेक्ट करना है, तो कोई भी फर्क नहीं है। इसको सेलेक्ट करूंगा तब भी वही सेल आ रहा है 3 वाला, इसको सेलेक्ट करूंगा तो भी वही सेल आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं है। आई विल सेलेक्ट रेंडमली, दिस विल बी 2। तो यहाँ पर कितना एलोकेशन हो जाएगा 94। ठीक है, यानी कॉलम नंबर 2 डिमांड इज कंप्लीटेड 140 माइनस, अगेन 46 आ रहा है, 46 ही आ रहा है ना। ठीक यस है, सर अगेन कैलकुलेट द पेनल्टी। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम 4। 4 ठीक है, 10 यहाँ पर चेंज नहीं होगा, इन तीनों कॉलम को निकालने की जरूरत नहीं है, इट विल रिमेन 1 1 एंड 0। तो ये कितना हो गया 4 एंड 4। नाउ अमंग दिस 4 एंड 4 देयर इज अ टाई सिचुएशन, तो किसको हम सेलेक्ट करेंगे, अगर हम इसको ऊपर सेलेक्ट वाले को F1 ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे, क्यों इन दिस 4 देर इज मिनिमम एलिमेंट 5, एंड इन दिस 4 देर इज मिनिमम एलिमेंट ऑफ 6, तो 5 इज लेस देन 6, तो वी विल सेलेक्ट दिस। ठीक है, तो हम रो नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे, वी विल एलोकेट ऑन दिस कॉलम। तो यहाँ पर हम कितना एलोकेट कर सकते हैं 46 मैक्सिमम, 46 इज रिमेनिंग सप्लाई एंड डिमांड नाइस इज 74। 74 माइनस 46 इज 28। 28 होगा, बताओ। हाँ यस ठीक है, सर 28 होगा। नाउ अगेन कैलकुलेट पेनल्टी। तो रो नंबर 1 की हमें निकालने की जरूरत नहीं है। 15 और 13 का डिफरेंस कितना हो गया 2। 6 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन इन द कॉलम इटसेल्फ। यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 माइनस 6 9, नो नीड टू कैलकुलेट हेयर। 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, इट इज 0। तो मैक्सिमम पेनल्टी इज 9। maximum penalty is 9, तो with respect to 9 allocate this 6। तो 6 में allocate करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 में allocate कर दूं तो कॉलम नंबर 1 स्ट्राइक आउट हो गया। 18 46 माइनस 28 इज इक्वल टू 18, तो यहाँ लिख दिया मैंने 18। नाउ अगेन अब बचा क्या, बस केवल यही चारों कॉलम बचे हैं, ये चारों सेल बचे हैं। तो इस सेल में तो वैसे ही पता चल रहा है कि 10 मिनिमम, लेकिन फिर भी चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं, पेनल्टी निकाल लेते हैं। 13 माइनस डिफरेंस 20 इज इक्वल टू 7, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 डिफरेंस 10 इज इक्वल टू 3, और ये 0। तो देखो 10 के रिस्पेक्ट में मैंने एलोकेट कर दिया, एंड मिनिमम एलिमेंट इज 10। तो यहाँ पर कितना मैं एलोकेट कर सकता हूँ 18। मैक्सिमम कितना एलोकेट कर सकता हूँ 18। तो यहाँ रिमेनिंग कितना बचा 101, तो ये 18 यहाँ पर स्ट्राइक आउट हो गया। नाउ रिमेनिंग सेल्स आर
13 एंड 20, तो जब अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, इसको मुझे 101 करना पड़ेगा और इसको मुझे 50 करना पड़ेगा। तो यू विल कम टू नो इस 101 प्लस 50 इज नथिंग बट 151। तो एट द लास्ट सारी की सारी डिमांड भी पूरी हो गई और सारी की सारी सप्लाई भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट लेट अस सी द आंसर। तो ये मैंने आंसर लगा रखा है। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी? 5 इंटू 46 प्लस 3 इंटू 94 प्लस 5 इंटू 39 प्लस 13 इंटू, सही कर रहा हूँ क्या? कुछ गलती कर रहा हूँ तो बता देना। प्लस 6 इंटू 28 प्लस 4 इंटू 69 प्लस 10 इंटू, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? सही कर रहा हूँ क्या? सोच के बताओ, बोलो आंसर दो। सही है सर। नहीं, बिल्कुल गलत है। सर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में, हाँ सर प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम तो सर, लेकिन हाँ, वेरी गुड, गुड रिप्लाई। ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में ये गलती नहीं करनी है। ये तो हमें तो प्रॉफिट निकालना है, और ये तो मिनिमाइजेशन हमने मैट्रिक्स पे काम नहीं कर सकते हम। समझ गए? तो ये 90% स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं आंसर निकालते समय। तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में वी नीड टू सी द ओरिजिनल प्रॉफिट मैट्रिक्स। तो हमें प्रॉफिट मैट्रिक्स लेनी है ओरिजिनल वाली। तो दिस इज अवर ओरिजिनल मैट्रिक्स बिफोर वी सब्सट्रैक्ट 20। तो 20 सब्सट्रैक्ट करने से पहले जो प्रॉफिट मैट्रिक्स हमने निकाली थी वो हमें लेना है। यानी ये जो हम कर रहे थे दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 15। तो ये तो प्रॉफिट हो गया, और कितनी यूनिट हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? 46 यूनिट। तो 15 इंटू 46 प्लस 17 इंटू 94 प्लस 15 इंटू 39 प्लस 101 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 50 प्लस 28 इंटू 14 प्लस 69 इंटू 69 इंटू 16 प्लस 18 इंटू 10, 18 इंटू 10। तो आंसर बिकम 5256। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5256। इस फिगर को जरा याद रखना आप। ठीक है, फिर आगे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जब हम मोदी मेथड लगाने के बाद। तो हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या आ गया? आफ्टर अप्लाइंग द वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है? दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा टोटल प्रॉफिट आया। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आया, यहाँ पर हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट 5256। नाउ अब क्या करेंगे हम? वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू डू फर्दर इटरेशन। तो फर्दर इटरेशन लगाने से पहले हमें क्या चेक करना पड़े? अच्छा, अब इस मैट्रिक्स पे काम नहीं करना है हमें। अब जब मोदी मेथड लगाया है तो इस मैट्रिक्स पे हमें काम नहीं करना है। मोदी मेथड में काम हमें इसी मैट्रिक्स पे करना है, क्योंकि मोदी मेथड हो चाहे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड हो, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली द मिनिमाइजेशन मॉडल। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स में काम नहीं करना है हमें, मोदी मेथड लगाना है तो इसी मैट्रिक्स पे काम करना है। बाद में जब आंसर आएगा तब हम इस मैट्रिक्स को यूज करेंगे। जब हम मोदी मेथड लगाने के बाद जब हम प्रॉफिट निकालेंगे देन वी विल यूज दिस मैट्रिक्स, बट अभी हमें इस मैट्रिक्स पे काम करना है व्हेन वी आर अप्लाइंग फर्दर मोदी मेथड। तो व्हाट आर द कंडीशन बिफोर मोदी मेथड? हम कब लगा सकते हैं? दो एलिजिबिलिटी होती है। पहली एलिजिबिलिटी होती है n+n-1। दूसरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए नो डीजेनेरेसी, कोई भी डीजेनेरेसी नहीं होनी चाहिए, और कोई भी लूप फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी लूप फॉर्मेशन एलोकेटेड सेल में नहीं होना चाहिए। तो लेट अस चेक ऑल द थ्री कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 बताओ हो रही है या नहीं फुलफिल? नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी एलोकेशन शुड बी देयर? इट शुड बी, रोज हो गई 3, 3 प्लस 6 माइनस 1, कितनी होनी चाहिए थे? 6 3 9 और एक में से एक गया 8। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू m+n-1, यानी कोई भी डीजेनेरेसी की कंडीशन नहीं है। अगर डीजेनेरेसी की कंडीशन आती 7 एलोकेशन होते तो वो हमें पहले दूर करनी पड़ती। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? कोई भी लूप फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हम देख सकते हैं कि कहीं भी लूप फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई सेल नहीं है। अगर हम इससे एक लूप बनाने की कोशिश करेंगे
तो ये भी नहीं बन रहा है लूप। ठीक है, तो कोई भी लूप फॉर्मेशन की कंडीशन यहाँ पर नहीं है, देन वी कैन अप्लाई द मोदी मेथड। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। नाउ टू अप्लाई द, हाँ बोलो, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, नाउ टू स्टार्ट विद मोदी मेथड, और वी कैन से वी आर गोइंग टू परफॉर्म द इटरेशन नंबर 1। पहले इटरेशन करने पे है, तो पहले इटरेशन सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो ये मैं इसको मैं डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन पहले पिछले लेक्चर्स में सॉल्व कर चुका हूँ। यू U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6 निकालेंगे, ड्यूल वेरिएबल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपाइड सेल, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। ठीक है, with respect to this vacant empty cell we will calculate this empty cell matrix। तो यहाँ ये हम कैसे निकालेंगे? जो भी empty cell है वो उसको ui प्लस vj की इस फॉर्मूले की हेल्प से empty cell matrix निकालेंगे। देन ओरिजिनल जो मैट्रिक्स होगी हमारी, ओरिजिनल मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे, वी विल सी द सेल एवोल्यूशन मैट्रिक्स। तो सेल एवोल्यूशन मैट्रिक्स जो है यहाँ पर हमने देखा नेगेटिव किस में आ रहा है? -2 में। नेगेटिव -2 आ रहा है, और किस सेल में आ रहा है? इन दिस सेल। इन दिस सेल वी विल ट्राई टू मेक अ लूप। ठीक है, जब हम लूप बनाएंगे तो यहाँ पर प्लस देंगे, अल्टरनेटली प्लस माइनस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा 39 और 18, नेगेटिव टर्म, नेगेटिव कॉर्नर पे क्या है? 39 और 18, 18 इज लेस देन 39। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हेरा फेरी कितने की करेंगे? 18 की। 18 का प्लस माइनस कर देंगे। तो कैसे किया हमने 18 का प्लस माइनस? यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस 18 कर दिया, तो यहाँ प्लस 18 आ गया। यहाँ पर माइनस था तो 18 माइनस 18 0, तो यहाँ पर कोई भी एलोकेशन नहीं है। 10 प्लस 18 इज इक्वल टू, सॉरी 101 प्लस 18 इज इक्वल टू 119। 39, यहाँ पर ये नेगेटिव कॉर्नर था, तो 39 माइनस 18 इज इक्वल टू 29। तो अवर न्यू सोल्यूशन विल बिकम 4690। ये हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन हो गया आफ्टर द इटरेशन नंबर 1। ठीक है, तो इटरेशन नंबर 1, अब इसका आंसर हम अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? 46 इंटू 15 ऐसे ही करेंगे, 94 इंटू 17 एंड सो ऑन। अब जब हम आंसर निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, तो हम प्रॉफिट मैट्रिक्स को देखेंगे। ये जितने अभी हमने काम किया ये हमने मिनिमाइजेशन वाली मैट्रिक्स पे काम किया, और जब हम इसका टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट मैट्रिक्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी किताब में निकाला नहीं है इसने। नेक्स्ट वी विल परफॉर्म, so this is the solution obtained by iteration number 1। now we will perform next iteration number 2। ठीक है, तो we will perform iteration number 2। so let us perform the iteration number 2 again with respect to allocated cell in obtained in iteration number 1। we will calculate dual variable। ठीक है, फिर से हम बैकेंड सेल मैट्रिक्स निकालेंगे, then again calculate cell evolution matrix। so you can observe in this cell evolution matrix all the terms are zero, sorry, it is greater than zero, it means algorithm is terminated, question is ended here, we do not need to go further iteration, question is completed। तो क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो गया तो पिछला जो आंसर था हमारा, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। तो ये फाइनल आंसर कैसे होगा? जब हम पर्टिकुलर सेल को ओरिजिनल सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेटेस्ट मल्टीप्लाई दिस 15 इंटू 46, तो हो जाएगा ना? इसको मैं स्किप कर दूं, 28 इंटू 14, 28 इंटू 14, मतलब ये सब आ जाएगा, ये हो जाएगा। स्किप कर दें, तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया? 5292, 5292 आफ्टर द इटरेशन नंबर 1 ऑफ मोदी मेथड। तो वैम से कितना आ रहा था आंसर? वैम से आंसर कितना आ रहा था? वैन 5256। 5256, और आफ्टर अप्लाइंग द मोदी मेथड कितना आया आंसर? 5292। तो कितना फायदा हो गया? करीब 36 रुपीज का फायदा हुआ जब हमने मोदी मेथड लगाया। ठीक है, यानी हम प्रॉफिट को देख रहे थे, हम प्रॉफिट जो है वो नेक्स्ट इटरेशन से मतलब इटरेशन बाय इटरेशन प्रॉफिट जो है वो इम्प्रूव हो गया।
और अभी तक क्या कर रहे थे हम, इससे पहले जो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, तो उसमें आया था वैम से आया था 10,200। उसके बाद मोदी का पहला इटरेशन किया था तो 10,100 आया। फिर दूसरा इटरेशन किया था 10,000 आ रहा था आंसर। तो ये इम्प्रूव सोल्यूशन था, ये भी इम्प्रूव सोल्यूशन था, बट क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था तो वो रिड्यूस हो रहा था। बट जहां पर प्रॉफिट मैट्रिक्स आ जाएगा, इम्प्रूवमेंट हम किसको बोलेंगे, जब प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। तो इन द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम मोदी मेथड जब हम लगाएंगे, इटरेशन नंबर 1 2 3 जब हम करेंगे, तो हमें आंसर की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो आफ्टर द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम देर इज अनदर केस। ठीक है, दिख रहा है आप स्क्रीन? तो आफ्टर द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम देर इज वन मोर केस, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो अगर हम नंबर ऑफ वेरिएशन की बात करें प्रॉब्लम की, तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने वैम सीखा, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, देन मोदी मेथड लगाया। तो ये तो हमने सिंपल सिंपल एक न्यूमेरिकल देखा था, उसमें हमने वैम और मोदी मेथड लगा के देखा था। उसके बाद देयर आर वेरिएशन, डीजेनेरेसी की भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, फिर हमने देखा अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, देन वी सी मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेक्स्ट केस इज रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इट विल बी restricted transportation problem. It means no allocation in a particular cell. ठीक है, तो लेट अस सी दिस न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। सेम न्यूमेरिकल है, देयर इज फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है, 1 2 4 3 यूनिट्स आर देयर, ए बी सी डी ई, दीज आर द वेयर हाउसेस। ठीक है, अलग अलग वेयर हाउसेस पे रिक्वायरमेंट दे रखी है, 1 1 10 90 120 230 एंड 160, दीज आर द रिक्वायरमेंट हेयर। एंड सप्लाई कितनी है, 200 175 150 एंड 325। ना यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, यूनिट शिपिंग कॉस्ट इज गिवन, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन है। शिपमेंट फ्रॉम 1 to B एंड 4 to D इज नॉट पॉसिबल। तो ये 1 to D यहाँ पर डैश लगा हुआ है, 4 to D इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, इट मे बी ड्यू टू ट्रैफिक, मे बी उस रूट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, मे बी उस रूट पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है, मे बी कोई मतलब हिली एरिया है, मे बी पहाड़ी एरिया है उस रूट पे, तो जहाँ पर पॉसिबल नहीं है या पहुंचाने में दिक्कत होती है, तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि फैक्ट्री नंबर ए से लेकर बी तक कोई माल हम ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, और फैक्ट्री नंबर 4 से डी तक हम कोई माल ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, बस रेस्ट प्रॉब्लम विल रिमेन सेम। तो उसके लिए हमने क्या किया, जब हम व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी विल एलोकेट अ वेरी हाई पेनल्टी विच इज कॉल्ड एम। जैसे हमने बिग एम मेथड में हमने देखा था, एक क्वांटिटी एम ली थी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक पेनल्टी लेंगे एम विच इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और वी कैन से विद रिस्पेक्ट टू अदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिस वैल्यू इज वेरी हायर, लेट अस से 1 लाख है या 10 लाख है, तो दिस वैल्यू इज वेरी हाई। ठीक है, तो वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी विल एलोकेट m transportation cost in this matrix. So let us solve this problem first. तो first check whether this problem is balanced or not. तो हमें चेक करना है टोटल कैपेसिटी कितनी है, 200 प्लस 175 प्लस 150 प्लस 325 इज इक्वल टू 850, और टोटल डिमांड कितनी है, 1110 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 230 प्लस 160 इज इक्वल टू 710। तो टोटल सरप्लस कैपेसिटी कितनी हो गई, सरप्लस कैपेसिटी हो गई हमारी 850 प्लस माइनस 710, इट विल बी 140, यानी 140 का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है जो कि डिमांड ही नहीं है, सप्लाई इज
ग्रेटर देन डिमांड। क्या करेंगे हम, रो ऐड करेंगे या कॉलम ऐड करेंगे? रो ऐड करेंगे या कॉलम। कॉलम? कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। तो एसोसिएटेड कॉस्ट सेल कॉस्ट एलिमेंट विल बी जीरो, हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ऐड करके एक डमी वेयरहाउस बना देंगे, ठीक है। वी विल एलोकेट, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्दर टू अवॉइड एलोकेशन इन अ पर्टिकुलर सेल we will allocate a very high penalty plus a the modified transportation matrix is shown in the figure, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर एक एम हाई पेनल्टी मैंने इंट्रोड्यूस कर दी। तो मुझे ध्यान रखना है इस एम पे मैं कहीं गलती से एलोकेशन ना दे दूं, बाकी का क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो निकालेंगे हम बॉगल से। तो मैं क्वेश्चन यहीं पर एंड कर दूंगा, मैं मोदी मेथड फर्दर नहीं लगाऊंगा। तो इफ यू वांट टू अप्लाई मोदी मेथड तो यू कैन अप्लाई, तो यहाँ पर मैं एंड कर दूंगा। वी विल अप्लाई ओनली Vogel's approximation method. So let us calculate the penalty in row number 1. Penalty will be 8 minus 0 is equal to 8, 6 minus 0 is equal to 6, 11 minus 0 is equal to 11, 10 minus 0 is equal to 10, ठीक है। 13 और 14 का डिफरेंस कितना हो गया, 1। यहाँ सर डिफरेंस कितना 13 हो और जाएगा, 10, 13 और 10 13 कर और लेना सर। 10, 13 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया, 3। 3, ठीक है। 9 11 का डिफरेंस कितना हो गया, 2। यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, 17 और 5 का डिफरेंस आ गया 5। यहाँ डिफरेंस आ गया 8 और 6 का आ गया 2। और यहाँ डिफरेंस आ गया 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलोकेशन क्या हो जाएगा हमारा, विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम पेनल्टी, विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम पेनल्टी इट इज नॉट देयर, मैक्सिमम पेनल्टी इज 11, मैक्सिमम पेनल्टी इज 11। तो विद रिस्पेक्ट टू 11 मिनिमम कॉस्ट इज 0। तो 0 को हम कितना एलोकेट कर सकते हैं, 140। कॉलम नंबर डमी में कॉलम विल बी स्ट्राइक आउट, और यहाँ पर सप्लाई कितनी बची, 10 की, ठीक है। अगेन कैलकुलेट द पेनल्टी, difference between 8 and 13 it will be 5. Now difference between 9 and 6 it will be 3. Difference between 11 and 12 it will be 1. Difference between 10 and 17 it will be 7, ठीक है ना। देख चेक करते रहना मैं सही लिख रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन 13 इन द कॉलम नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन 13 एंड, सेम रहेगा सर, ये तो सेम ही सेम रहेगा ये रहेगा। तो। हाँ, यहाँ तो हमने स्ट्राइक आउट किया था, ये 0 आया था, यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 325 32525 सेम रहेगा। नाउ मैक्सिमम पेनल्टी इज 7। वी सेलेक्ट रो नंबर 4 इन दिस रो नंबर 4 मिनिमम एलिमेंट इज 10। तो कोई भी देखो फर्क नहीं पड़ रहा है, एम से होने से ना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन रेस्ट्रिक्टेड वाला आ जाता है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, दैट्स व्हाई डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट। नाउ वी कैन एलोकेट मैक्सिमम 1110। तो 325 माइनस 1110 इज इक्वल टू 215। कॉलम नंबर 1 इज स्ट्राइक आउट। अगेन कैलकुलेट द पेनल्टी, पेनल्टी हो जाएगी 8 माइनस 20 इट विल बी 12, ठीक है। 8 माइनस 20 इट विल बी 12। देखो एम को तो हम कभी कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि एम तो बहुत बड़ी लार्जर क्वांटिटी है, इनफाइनाइट टेंडिंग टू इनफाइनाइट। 9 माइनस 6 इज 3, 11 डिफरेंस 12 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट बताओ कितना होगा, नेक्स्ट 2। 7 2। इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इट विल रिमेन 2 5 2 5, ठीक है। अगेन कैलकुलेट which one is maximum penalty, 12। is 12 is maximum penalty with respect to 12, 8 8 is में तो minimum। होगा। कितना मैं कर सकता हूँ,
200, ठीक है। तो 200 यहाँ दिया, कितना बचा 30, स्ट्राइक आउट हो गया। नाउ कैलकुलेट, नो नीड टू कैलकुलेट है। तो यहाँ पर ये भी 3 रह जाएगा, 3 1 2, इट विल रिमेन सेम। नाउ कॉलम नंबर 1 और 6 में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इन कॉलम नंबर 2 डिफरेंस कितना हो गया, 9 और 2 ही रहा। यहाँ कितना हो गया, यहाँ भी 5 ही रहा। 17 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया, 17 minus 6 will be 11, this will be 5, so the maximum penalty is 11। 11 के रिस्पेक्ट में मिनिमम एलिमेंट हो गया 6। 6 में हम कितना एलोकेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 एलोकेट कर सकते हैं। डिमांड इज लेस देन सप्लाई। कॉलम नंबर 4 इज स्ट्राइक आउट। 175 minus 30 is equal to 145, ठीक है। कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन। अगेन कैलकुलेट द पेनल्टी। 10 minus 1, 10 minus 9 is equal to 1। 11 एंड 12 का डिफरेंस कितना हो गया, ये तो वही हो जाएगा 112। नाउ कैलकुलेट फॉर द कॉलम। कॉलम ये हो जाएगा हमारा, ये भी सेम ही रहेगा। ये गलत कर दिया ना, यहाँ मैंने सही किया नहीं। 19 minus 17 विल बी 2, ये सेम रहेगा। 11 minus 9 is equal to 2, ये पूरा सेम ही रहेगा। आंसर करो जरा। सेम 10 minus सेम रहेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज 5, ठीक है। नाउ अगेन विच वन इज मैक्सिमम penalty, this is 5, again there is a tie between 5 and 5। so let us take, if I take column number 3, the minimum element is 12। if I take column number 5, minimum element is 10, 10 ठीक है। तो we will allocate 145 to this minimum element। 145 कितना बचा, यहाँ 15 बचा 15। 145 को मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया, ठीक है। अब क्या बचा, रोड नंबर 3 में मिनिमम एलिमेंट हो गया 11 और 12, यहाँ हो गया 1, इट विल रिमेन सेम। डिफरेंस बिटवीन 11 एंड 21 इट विल 10। 21 और 11 का डिफरेंस हो गया 12 और 19 का डिफरेंस हो गया 7, ठीक है। डैश लग गया, यहाँ पर 2 आ गया। और मैक्सिमम पेनल्टी इज 10। मैक्सिमम पेनल्टी इज 10। तो हाउ मच, विच किसको हम एलोकेट करेंगे, 11 को। 10 का 10 के रिस्पेक्ट में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है कॉलम नंबर 2 में, 11। तो 11 को मैं एलोकेट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10। 10 एलोकेट कर सकता हूँ, इसको मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। और यहाँ बच गया 80, ठीक है। अब केवल 2 ही सेल बच रहे हैं, नहीं 3 सेल बच रहे हैं मेरे। एक ये वाला सेल बच रहा है, एक ये वाला सेल बच रहा है, और एक ये वाला सेल बच रहा है। तो 3 सेल में कितनी रिक्वायरमेंट हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ तो उतना ही मुझे देना पड़ेगा। अब नो नीड टू कैलकुलेट पेनल्टी, 120। और यहाँ कितना हुआ 15। तो यू कैन सी 215 की सप्लाई बची हुई है, वो मैंने इन सेल को देते हैं। यानी 18 लास्ट में जब हमने ऑपरेशन किया, 80 प्लस 120 प्लस 15 इज इक्वल टू 215। तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपने की है या नहीं है। यानी एट द लास्ट इटरेशन you will see all the demand supply will be 0, ठीक है। तो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। तो कैलकुलेट जरा करो, जरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ। और शुड आई शो कर दो सर। देख लो आप, चेक कर लेते हैं। 30 145 11 10 10 80 120 50, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 30 10 इंटू 45 11 इंटू 10। तो यू विल गेट 8645 55। तो ये हो गया हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन।
ठीक है, अभी इसके इसके आगे हम मोदी मेथड भी लगा सकते हैं, विच आई एम नॉट इंक्लूडिंग, तो यू कैन अप्लाई द मोदी मेथड बाय योर ओन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है सर। तो एज पर इफ आई टॉक अबाउट द यूनिट टॉपिक नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है, अगर हम इसकी हम बात करें तो वी हैव कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। तो लेट अस सी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमने स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन लिया था, उसको हमने पांचों मेथड से सॉल्व किया था। देन सेम क्वेश्चन को हमने मोदी मेथड से भी सॉल्व किया था। ठीक है, अलग अलग मेथड से आंसर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अलग अलग आ रहे थे। ठीक है, वी यूज वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो वी गॉट द बेस्ट solution by the Vogel's approximation method, and by the Modi method the solution was improved. In the iteration number 1 the improved solution was 10,100, and then after iteration number 2 the improved solution was 10,000. So that was covered in the lecture number 1, 2 and 3, and in the next lecture we saw the condition for degeneracy. So we remove the degeneracy and then we uh, apply the Modi method. In the next lecture we saw the unbalanced transportation matrix. So whenever there is an unbalanced transportation matrix, we add to add a row, or either we need to add a column. ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने unbalanced transportation matrix का देखा था. Today we have seen one maximization problem in transportation and followed by restricted transportation problem. ठीक है भाई, कोई अगर समस्या है तो पूछ लो. फ्रॉम माई साइड this transportation model is completed in all respect. तो कोई भी